हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अ न्यू टॉपिक दैट इज लाइट, द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको क्लियरली डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है कि लाइट होती क्या है। हाँ, लाइट के बेनिफिट्स हमें क्या क्या हैं ये तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। ये ब्यूटीफुल जो पिक्चर आप देख रहे हैं, जो मल्टीपल कलर्स का कॉम्बिनेशन है, ये सारा पॉसिबल है बिकॉज ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट की वजह से हम आसपास बहुत मल्टी कलर ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्यूटीफुल पिक्चर्स आप देखते हैं, उन सभी चीज़ों को जो एंजॉय कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट। कुछ प्रॉपर्टी लाइट की हैं और बाकी की जो प्रोसेसिंग होती है वो हमारी आइज़ और हमारे ब्रेन में होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम ये सब कुछ देख रहे हैं। तो हमारा जो विज़न है कि क्यों हम देखते हैं, कैसे हमें कुछ चीज़ दिखाई देती है, आइज़ कैसे काम करती हैं, वो अलग चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ते हैं इन द ह्यूमन आई। पर आज हम बात करेंगे कि लाइट की ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको यूज़ करके हम बहुत सारे फिनोमिना को समझ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अभी आपके सामने ये एक ग्रीन कलर्ड पत्ते का फोटो है, ठीक है। तो मैक्सिमम ऐसा क्यों होता है कि पेड़ चाहे कोई भी हो पर जनरली पत्तों का कलर हरा होता है। जो वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं, चाहे ग्रास की बात करें, मोस्टली उसका कलर ग्रीन क्यों होता है, ठीक है। तो ग्रीन होने के पीछे उसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है, क्या लाइट की कुछ प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो ग्रीन दिखाई देते हैं, या इन पत्तों में कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये ग्रीन दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उसको डिस्कस करते हैं। देखो क्या होता है, जब सनलाइट किसी भी पत्ते पे पड़ती है तो सनलाइट में जो एनर्जी है, ठीक है, सनलाइट को बेसिकली हम मानते हैं कि मिलियंस या बिलियंस ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी के, ठीक है। मतलब सनलाइट के थ्रू छोटे छोटे पार्टिकल्स एनर्जी के आ रहे हैं जिनको फोटॉन्स बोलते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सीधा क्या हुआ, सनलाइट आई, पत्ते पे गिरी, तो पत्ते में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी मिली। तो सनलाइट फॉल्स ऑन द लीफ एंड गिव्स एनर्जी टू जिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अब उन इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। अब एनर्जी एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करने लगेंगे उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, तो कुछ ज़्यादा ज़ोर से वाइब्रेट करेंगे, कुछ थोड़ा कम वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। तो उनकी वाइब्रेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। अब वाइब्रेट करते हुए ये इलेक्ट्रॉन फिर से एनर्जी लूज़ करते हैं। तो सन से एनर्जी ली, रेज से वाइब्रेशन हुई, वाइब्रेशन से फिर से एनर्जी एमिट कर दी, बाहर निकाल दी, ठीक है। तो जो ये रेज आ रही हैं इन इलेक्ट्रॉन से, जो वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन फिर से रेज छोड़ दे रहे हैं आगे, इन रेज की वजह से ही पत्तों का जो एक स्ट्रक्चर होता है, बहुत उसमें ट्रांसलूसेंस एंड डेलिकेट स्ट्रक्चर, मतलब आप देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में अगर हम देखें तो जो पत्ते का स्ट्रक्चर है आप इसकी बहुत फाइन डिटेल तक देख पाते हैं कि अगर आप इसको लेंस के अंदर देखें, मैग्नीफाइंग लेंस के अंदर, तो आपको बहुत क्लियरली इसका जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है, ठीक है। ट्रांसलूसेंस है, ये लाइंस पड़ रही हैं, लाइंस के बीच में भी और स्ट्रक्चर्स हैं। तो इतना सब कुछ आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी अब वो दोबारा एनर्जी वो लूज़ करते हैं, और उस एनर्जी जो आ रही है वहाँ से रेज, इलेक्ट्रॉन्स जो फिर से रेज छोड़ रहे हैं, वो जब हमारी आइज़ पे पड़ती हैं तो उसकी वजह से हमें पत्ते के अंदर का जो इंट्रिकेट स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है। अब मेन पॉइंट क्या है कि ये जो वाइब्रेशंस हो रही हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ये किसी भी रैंडम फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो रही कि सब अपनी अपनी मर्जी से वाइब्रेट कर रहे हैं। इनकी वाइब्रेशन एक एवरेज वैल्यू जो कि 6 × 10⁻14 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, जस्ट इमेजिन 6 × 10⁻14 वाइब्रेशंस एक सेकंड में हो रही हैं, ठीक है। कभी आप स्प्रिंग लेके ट्राई करें कि स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस करके छोड़ दें कितना वाइब्रेट करता है,
तो 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस होंगी? जस्ट इमेजिन, इतनी सारी वाइब्रेशंस पर सेकंड हो रही हैं। तो मैक्सिमम जो पत्ते हैं या जो ग्रीन कलर का कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वाइब्रेशन इस रेंज में होती है, ठीक है, इसी वैल्यू के आसपास होती है। यही रीज़न है कि आपको वो चीज़ ग्रीन दिखती है। तो कोई भी चीज़ जो आपको ग्रीन दिख रही है, इसका मतलब क्या है? अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है तो उसके इलेक्ट्रॉन इस फ्रीक्वेंसी के आसपास वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो ये रीज़न है कि सभी पत्तों के इलेक्ट्रॉन्स जनरली इसी फ्रीक्वेंसी पे या इसी फ्रीक्वेंसी के आसपास की फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करते हैं, इसीलिए वो ग्रीन दिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लाइट होती क्या है। तो लाइट के बारे में बोला जाता है कि लाइट इज़ द ओनली थिंग वी कैन रियली सी। मतलब आपको जो भी दिखाई दे रहा है, आपको चीज़ें तो नहीं दिखाई दे रही, आपको जो दिखाई दे रहा है दैट इज़ लाइट। अब जैसे कि आपके इस रूम में आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, हो सकता है कुछ बुक्स हों, ठीक, कोई और ऑब्जेक्ट है, कोई शो पीस पड़ा हुआ है, चेयर्स हैं। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो आप बोलोगे हमें चेयर्स भी दिखाई दे रही हैं, टेबल दिखाई दे रहा है, कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, आपका मोबाइल पड़ा है, कंप्यूटर की स्क्रीन होगी। तो क्या आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं या आपको लाइट दिखाई दे रही है? तो मुझसे पूछोगे तो आपको लाइट दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि अगर अभी सारी की सारी लाइट इस रूम में ऑफ कर दी जाए, बिल्कुल डार्क कर दिया जाए, तो क्या आपको चीज़ें दिखाई देती हैं? नहीं, कुछ नहीं दिखेगा। तो मतलब जब लाइट ही नहीं है तो आप कुछ नहीं देख पा रहे। तो जो आप देख पा रहे हो वो चीज़ें नहीं है, वो लाइट है जो उन चीज़ों से रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज पे पड़ती है, ठीक है। अब अगर रूम में जो आपके नॉर्मल बल्ब्स हैं जो वाइट लाइट एमिट करते हैं, मैं ऐसा बल्ब लगा दूं जो रेड लाइट एमिट करता हो या ग्रीन करता हो या ब्लू करता हो, तो क्या आपको चीज़ों के कलर वैसे दिखेंगे? ठीक है, कभी आपने मूवीज़ में देखा होगा कि डिस्को में कोई जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर मल्टी कलर लाइट्स लगी हैं, कोई ग्रीन लाइट है, रेड है, अलग अलग है। तो कभी कोई कैसा दिख रहा है, कभी कोई कैसा दिख रहा है, क्योंकि लाइट्स किस कलर की किसी सरफेस पे पड़ती हैं उससे उस सरफेस का कलर डिसाइड होता है। अगर आप एक रोज़ को, ठीक, अब रोज़ तो रेड होता है, रेड रोज़ की बात कर रहा हूँ, रेड रोज़ को वाइट लाइट में देखते हो तो वो रेड दिखता है, ठीक है। उसी को अगर आप ग्रीन लाइट में देखोगे तो वो ब्लैक दिखेगा। तो जो रेड है वो रोज़ की प्रॉपर्टी है या वो लाइट की प्रॉपर्टी है? वो एक्चुअली दोनों की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम जो देख रहे हैं वो लाइट है जो रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, या तो रिफ्लेक्ट होके आ रही है या ट्रांसमिट होके आ रही है किसी चीज़ के थ्रू, जिसकी वजह से हमें उनका कलर या उनकी शेप दिखाई देती है। तो हम चीज़ों को नहीं देखते, हम चीज़ों से आने वाली लाइट को देखते हैं। पर लाइट होती क्या है? अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि आपके इस रूम में अगर आज तक जितने भी फेमस फिजिसिस्ट हुए हैं उन सबको बिठा दिया जाए, मैक्सवेल, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन, नील्स बोहर, ठीक है, और भी बहुत सारे, इनको बिठा के अगर इन सभी से यही क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ लाइट, तो आपको क्या लगता है कि ये सभी सेम आंसर देंगे? कि इन सबको तो पता होना चाहिए, ये इतने फेमस साइंटिस्ट हैं, इतने हाईली एस्टेब्लिश्ड साइंटिस्ट रहे हैं, तो इनको तो पता होना चाहिए कि लाइट क्या है और इन सब का आंसर बिल्कुल सेम होना चाहिए। पर इन सभी का आंसर ऑलमोस्ट डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये सभी अलग अलग समय के साइंटिस्ट रहे हैं, फिजिसिस्ट रहे हैं। उस समय साइंस ने कितनी डेवलपमेंट की थी, क्या क्या चीज़ें डिस्कवर कर ली थी, तो उस समय के हिसाब से लाइट को कैसे डिफाइन किया जाता था वो डिफरेंट है। आज हम कितनी डेवलपमेंट कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग हम लाइट को किस तरह से डिफाइन करते हैं वो डिफरेंट है। तो हर फिजिसिस्ट के टाइम में डिस्कवरी जो हुई थी या उन्होंने जिस चीज़ पे काम किया उसके बेस पे उनका आंसर डिसाइड होगा, ठीक है। तो अभी भी हम एग्जैक्टली नहीं जानते कि लाइट क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली पूछा जाए हम नहीं जानते लाइट क्या है। हाँ, सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सनलाइट है, प्राइमरी सोर्स सन है, सेकेंडरी सोर्स हमारा जो एटमॉस्फेयर है उससे रिफ्लेक्ट होने वाली, तो एटमॉस्फेयर इज द सेकेंडरी
ठीक है, जो स्काई आपका है। और लाइट को हम ये बोलते हैं कि लाइट का ओरिजिन हमें पता है कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट करके मूव कर रहा होता है, उसकी एक्सेलरेशन से ही लाइट ओरिजिनेट होती है। तो लाइट बेसिकली क्या है? इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पर एग्जैक्टली क्या है हम नहीं जानते। कुछ लोग बोलते हैं लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ पार्टिकल, दोनों हैं, ठीक है। तो लाइट का डेफिनेशन इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम फोकस करेंगे कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ के हम किन किन इफ़ेक्ट्स को या फिनोमेना को अपने आसपास एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक बात करें कि अगर हम कॉमन ऑप्टिकल फिनोमेना, आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, शैडो कैसे बनती है चीज़ों की, ठीक है, इनको अगर हम कॉमन फिनोमेना ऑब्जर्व करें तो एक चीज़ तो हम पक्का बोल सकते हैं, दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये तो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो अब स्टार्ट करते हैं विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट आपने जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। जब भी किसी सरफेस पे लाइट रेज गिरती हैं तो कुछ डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, कुछ उसमें एब्जॉर्ब भी होती हैं, और अगर वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है तो कुछ उसके थ्रू क्रॉस करके आगे निकल जाती हैं। तो जो भी रे एब्जॉर्ब होती है हम उसको अभी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर हम किसी शाइनी सरफेस की बात करें, बिल्कुल पॉलिश्ड, जैसे मिरर होता है, तो मिरर पे जब भी कोई लाइट गिरती है तो लाइट क्या करती है? एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। जैसे ये अगर एक लाइट सोर्स है यहाँ पे, तो यहाँ से कोई रे इस तरह से मिरर पे आई, अब ये रिफ्लेक्ट होगी। अब रिफ्लेक्ट कैसे होगी? देखिए, रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें पहले एक नॉर्मल इस पे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। तो जिस पॉइंट पे रे मिरर के सरफेस को टच करती है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपने, हमेशा जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रही है उससे। अब ये जो एंगल है इस परपेंडिकुलर के साथ इंसिडेंट रे का, दिस इज द इंसिडेंट रे, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब रे रिफ्लेक्ट करके बाहर जाएगी तो उतने ही एंगल से वो डिफ्लेक्ट भी होती है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो एंगल है दिस इज आर, तो I इज इक्वल टू आर, तो ये तो आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है। अब यहां पे जो सरफेस है वो बिल्कुल शाइनी स्मूथ सरफेस है, दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। चाहे इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलिए या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन बोलिए। नाउ दिस पिक्चर क्लियरली डिफाइंस कि रिफ्लेक्शन क्या होती है। यहाँ पर दो ग्लासेस रखे गए हैं एक बिल्कुल शाइनी सरफेस पे, ठीक है। तो इनकी जो रिफ्लेक्शन है दैट इज वेरी मच एक्यूरेट, बहुत क्लियर यहाँ पर हम इनकी इमेज देख सकते हैं। अब अगर हमारे पास जो सरफेस है दैट इज नॉट अ हाईली पॉलिश्ड, बिल्कुल शाइनी ग्लॉसी सरफेस नहीं है, इर्रेगुलर सरफेस है, जैसे कि नॉर्मल आपका टेबल है, आपकी बुक्स हैं, कपड़े हैं, रोड आप ले सकते हैं, कोई भी, क्या वो बिल्कुल पॉलिश होते हैं? नहीं, उनके सरफेस पे छोटी छोटी इरेगुलरिटीज़ होती हैं, ठीक है। सरफेस मतलब बिल्कुल सीधा नहीं होता, कुछ इरेगुलरिटीज़ उसके सरफेस पे ज़रूर होंगी। अब जब भी कोई रे आएगी उसके सरफेस पे इंसिडेंट होगी, तो ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये हमेशा ओबे होगा, पर आपको देखना पड़ेगा कि उस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर है उसके रिस्पेक्ट में ये ओबे होगा, ठीक है। तो अब अगर रे इस पॉइंट पे पड़ रही है यहाँ पे, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो तो कुछ और होगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ वापस जाएगी इस तरफ,
तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि सरफेस ऊबड़ खाबड़ है, रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होता है कि I इज इक्वल टू आर, पर ये I वेरी करेगा, इसलिए ये R भी वेरी करेगा। तो अगर हम एक शाइनी सरफेस पे, ग्लॉसी सरफेस पे पैरेलल रेज डाल रहे हैं, ये 4 पैरेलल रेज जा रही हैं, तो ये चारों जब रिफ्लेक्ट होंगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी ये चारों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो दिस इज स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। पर एक रफ सरफेस पे जब यही 4 रेज डाली गई तो कोई रे किसी डायरेक्शन में जा रही है, कोई दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन एंड दिस इज स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ तो हो गया रिफ्लेक्शन का कि I इज इक्वल टू आर, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकंड लॉ क्या है इसका? सेकंड लॉ ये है कि जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, जो रे आ रही है, जो रे रिफ्लेक्ट होके बाहर जा रही है, और जो ये परपेंडिकुलर है द नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, मतलब ये वर्टिकली एक ही प्लेन में होंगे। जैसे कि दिस इज द प्लेन, या इसको पेपर, पीस ऑफ पेपर आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इसी प्लेन में इंसिडेंट रे है, इसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे है, और इसी प्लेन में नॉर्मल है। ओके, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विद द एक्टिविटी 10.1। तो इस एक्टिविटी से पहले एक आपके लिए होमवर्क भी है। आपने जनरली देखा होगा कि जब भी किसी वेट ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, ठीक है, वेट ऑब्जेक्ट, अगर आपने मतलब गीले कपड़े भी देखे हो कभी, ठीक है, कपड़े अभी धुले हुए हैं और सूखने के लिए डाले गए हैं, तो वेट ऑब्जेक्ट हमेशा डार्क लगते हैं। अगर कोई आपकी रेड कलर की टी शर्ट है, ठीक है, अभी वो गीली है, तो ये आपको थोड़ी डार्क लगेगी अपीयरेंस में, बट वही टी शर्ट जब बिल्कुल ड्राई है तो वो उतनी डार्क नहीं लगती, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? वेट ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा डार्क क्यों दिखाई देते हैं और ड्राई ऑब्जेक्ट्स कम डार्क क्यों लगते हैं? ओके, फर्स्ट। सेकंड, अब इरेगुलर सरफेस की भी बात हो रही थी, तो मान लीजिए कोई भी रोड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो रोड आपका बिल्कुल स्मूथ तो होता नहीं, मिरर फिनिश जैसा तो रोड कभी भी नहीं होता। रोड पे इरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मतलब रोड पे जो रिफ्लेक्शन होगी वो डिफ्यूज़ होगी। ओके, पर अगर रोड के ऊपर पानी भरा हुआ है सपोज, तो उस पानी में, और वो पानी अभी मूव नहीं कर रहा, बिल्कुल काम है एकदम, ठीक है, अब पानी में कोई मूवमेंट नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो उस पानी में आप आसपास की बिल्डिंग्स की या आसपास के ऑब्जेक्ट्स की रिफ्लेक्शन को साफ देख सकते हो, ठीक है। तो वैसा क्यों होता है? तो ये आपको, चलिए इसको डिस्कस अभी कर लेते हैं। अब पानी जब इस पे रोड पे भर जाएगा तो क्या होगा? पानी की एक लेयर बन जाएगी, और ये लेयर तो यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, और इस लेयर से जो रिफ्लेक्शन होती है वो कैसी होगी? स्पेक्युलर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी किसी रफ सरफेस को अगर हम पानी से कवर कर देते हैं तो वो सारी की सारी जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो उसमें कवर हो जाती हैं, और एक स्मूथ सरफेस उसके ऊपर बन जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो भी रिफ्लेक्शन हो रही है वो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होती है। इसीलिए आपको उसके ऊपर जो भी आसपास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज क्लियर दिखाई देती है, ठीक है। तो अब मूव करते हैं टुवर्ड द एक्टिविटी 10.1 ऑफ द एनसीईआरटी। देखिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। तो बेस्ट है कि आप अपने अपने किचन से एक एक स्पून लेके बैठें, ठीक है, क्योंकि मैं भी वही करने वाला हूँ। तो टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून, शाइनिंग, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए डेफिनेटली, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू सी इट क्लियर इमेजेस। पहली चीज़, तो पहला ट्राई क्या करते हैं, स्पून को कुछ इस तरह से पकड़ेंगे, ठीक है, कि उसका जो कर्व्ड पार्ट है इट इज़, यू विल बी फेसिंग दैट। अब
आप क्या करें, अपनी हाथ को या अपनी फिंगर को इसके नज़दीक लेके जाएं। ठीक है, पहला तो हो गया आपने ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस पे अगर आप फेस देखेंगे तो पहली चीज़ फेस आपको कैसा दिखेगा, फेस दिखेगा आपको इन्वर्टेड। ठीक है, मतलब अगर आप फिंगर को भी रखते हैं स्पून के सामने तो आपको इन्वर्टेड दिखेगी। ठीक है, सेकेंडली डू यू गेट द इमेज, हाँ आपको इमेज तो दिखाई दे रही है। इज इट स्मॉलर और लार्जर, तो डेफिनेटली आपका पूरा का पूरा फेस आप इस स्पून के ऊपर देख सकते हो, तो डेफिनेटली कैसी है, स्मॉलर है। ठीक है, और कैसी है, इन्वर्टेड है। मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस, अब आप क्या करेंगे, स्पून को अवे लेके जाएंगे तो इमेज और क्या होती जाएगी, और छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो ऑब्जर्व द इमेज, हाउ डज इट चेंज, इट बिकम्स इवन स्मॉलर। नाउ रिवर्स द स्पून। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में और भी रखनी है कि जब आप स्पून को अपने फेस से दूर लेके जा रहे हैं तो अभी भी वो इन्वर्टेड ही है। ठीक है, अभी भी इन्वर्टेड है, दूर लेके जा रहे हैं, पर ट्राई करो अपनी फिंगर को स्पून के बहुत नज़दीक लेके जाओ। ठीक है, स्पून के बहुत नज़दीक। जब आपकी फिंगर स्पून के ऑलमोस्ट इतने नज़दीक होगी तब आप देखोगे कि इससे पहले तो आपकी फिंगर इन्वर्टेड दिख रही थी, पर जैसे आप बहुत क्लोज आ गए स्पून के तब सडनली आपकी फिंगर अब आपको सीधी दिखाई देने लग रही है, और ये काफ़ी बड़ी भी होगी इमेज साइज में। ठीक है, तो अब आपको जो इमेज है वो इन्वर्टेड की जगह इरेक्ट दिखेगी, मतलब सीधी इमेज दिखेगी, पर ये होगा बहुत क्लोज इस कंडीशन में। ठीक है, अब सेकंड केस, रिवर्स द स्पून। ठीक है, तो अब स्पून को हम बैक साइड से देखेंगे, तो बैक साइड से अब भी वही करना है आपको। पहली चीज़, अब आपको अपना जो फेस है वो कैसा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, ऑब्वियसली छोटा ही दिखेगा। ठीक है, पर प्रीवियस केस से इस केस से ज़्यादा छोटा दिखाई दे रहा है या इस केस से बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ऑलमोस्ट थोड़ा छोटा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेकेंडली अब आप स्पून को धीरे धीरे या अपनी फिंगर को स्पून के क्लोज लाओ और दूर लेके जाओ। क्या होगा, क्लोज लाओगे तो इमेज धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, और दूर लेके जाओगे तो इमेज छोटी होती जाएगी। पर कभी 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 भी ऐसा नहीं होगा। पहली चीज़, आपको जो इमेज दिख रही है वो इन्वर्टेड नहीं है, इट इज़ इरेक्ट, नॉट इन्वर्टेड। ठीक है, पहली चीज़, आपकी फिंगर चाहे नज़दीक हो स्पून से या दूर जाएगी, इमेज कभी भी उल्टी नहीं होगी, पहली चीज़। और जैसे जैसे आपकी दूर जाएगी फेस से स्पून को, ऑब्वियसली जो इमेज है उसका साइज़ छोटा होता जाएगा। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करना है, कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टू इमेजेस ऑन द टू सर्फेसेज। तो अब देखेंगे हम कि ये जो सिनेरियो है इन दो केसेस में, क्योंकि ये स्पून कैसे काम कर रहा है इस टाइम, एक कॉनकेव मिरर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और ये वाला सरफेस कैसे काम कर रहा है इस टाइम, कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम कर रहा है। तो अब हम देखेंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में कैसे हम बहुत दूर से इमेज लें किसी ऑब्जेक्ट की, उसको नज़दीक लाते जाएं तो इमेज छोटी होती है, बड़ी होती है, क्या होता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड होती है या इरेक्ट होती है। तो ये सारे के सारे फिनोमेना अब हम डिस्कस करेंगे इन द स्फेरिकल मिरर्स।